Good morning and welcome class 12th. I think this is the part 6th video of a numerical solving series मैग्नेटिक इफेक्ट्स में. आई होप इसी वीडियो में मैं सारे ही टाइप के न्यूमेरिकल्स को लगा के ओवर कर दूंगा इस सीरीज़ को. फिर हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर और उसके साथ के साथ हम सारे टॉपिक के न्यूमेरिकल्स को लगाते चलेंगे. ठीक है. आई होप चैप्टर 1, 2 एंड 3 के सारे न्यूमेरिकल्स तुम लोग ने लगा लिए होंगे, जितने भी न्यूमेरिकल्स पॉसिबल हो सकते हैं. करंट, इलेक्ट्रिसिटी, पोटेंशियोमीटर में बार बार बोल रहा हूँ. पोटेंशियोमीटर, व्हीटस्टोन ब्रिज और मीटर ब्रिज ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इनके न्यूमेरिकल ज़रूर लगाइएगा. और कैपेसिटेंस वाले क्वेश्चंस कुछ जो भी मैंने कराए थे, एनर्जी हो गई चाहे आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से, सब पे न्यूमेरिकल ज़रूर सॉल्व करिएगा. सिर्फ डेरिवेशन से काम नहीं होगा. तो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ना तो अलग ही अप्रोच मिलता है. जैसे कि आपने इस सीरीज़ में देखा होगा, कई नए कॉन्सेप्ट हमको जानने को मिले जो कि सिर्फ न्यूमेरिकल में लग रहे हैं. ठीक है. वैसे ही हमारा जो ये आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या कह रहा है कि 100 turn closely wound circular coil of radius 10 cm carries a current of 3.2 ampere. आपको इसका क्या निकालना है? फाइंड व्हाट इज द फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल. आपको सेंटर ऑफ द कॉइल पे फील्ड निकालना है. तो आप तो निकाल लोगे फील्ड, तो वो तो पुराने वाले फॉर्मूले से हमारे हो जाएगा. और हमें क्या निकालना है? और हमें निकालना है व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस अरेंजमेंट. मैग्नेटिक मोमेंट किसके बराबर होता है मुझे पता है, NIA. याद होगा तुम लोगों को. ओके. मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में और अच्छे से पढ़ोगे जब हम नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे, तो इसलिए परेशान मत होना. इसको हम और डिटेल में पढ़ने वाले हैं, इसीलिए मैंने टॉर्क के साथ उसको नहीं बताया था. बट कुछ क्वेश्चन में अप्लाई हो रहा था, तो लेट्स से उसकी बात हमने कर दी. बट उसको डिटेल में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. द कॉइल इज प्लेस्ड. अब देखो, 2 क्वेश्चन हमसे पूछ लिया, तीसरा क्वेश्चन के लिए कहानी बता रहे. द कॉइल इज प्लेस्ड इन अ वर्टिकल प्लेन एंड इज फ्री टू रोटेट अबाउट अ हॉरिजॉन्टल एक्सिस व्हिच कोइंसाइड्स विद इट्स डायमीटर. ठीक है. A uniform magnetic field of 2 Tesla in the horizontal direction exists such that initially the axis of the coil is in the direction of the field. उसके बाद उस पर क्या लगेगा? टॉर्क लगेगा. The coil rotates through an angle of 90 degree under the influence of magnetic field. आपको क्या निकालना है? What are the magnitudes of the torque on the coil in the initial stage, यानी कि जब एंगल 0 डिग्री था, and in the final stage, यानी कि जब एंगल 90 डिग्री है. तो आइए इसके सोल्यूशन पे आते हैं. क्वेश्चन तो हमने समझ लिया क्या कह रहा है. ठीक है. डायरेक्ट सोल्यूशन पे आते हैं. तो पहला क्वेश्चन तो सीधे सीधे हो जाएगा, वो तो फॉर्मूला बेस्ड है पूरा पूरा, जो कि हम पुराना पढ़ते आ रहे हैं. तो अच्छा है, पुराना कॉन्सेप्ट भी हमारा थोड़ा रिवाइज हो जाएगा. नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? 100. करंट कितना है? 3.2 एम्पियर. ठीक है. रेडियस कितना है? रेडियस कितना है? 10 सेंटीमीटर. इसको हम मीटर में चेंज कर लेंगे. और फिर मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ द कॉइल का फॉर्मूला क्या है? मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर का फॉर्मूला क्या होता है? एट द सेंटर का फॉर्मूला क्या होता है? आपको बखूबी पता है क्या होता है ये. मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू, जो होता है म्यू नॉट, यानी कि M नॉट. मैं लिखूंगा M नॉट, आप म्यू नॉट लिखना. म्यू नॉट N इंटू कैपिटल I अपॉन 2R. इज इट क्लियर? याद आ गया होगा तुम लोगों को. ठीक है. ओके. तो इसको जब हम सारी वैल्यूज़ को रख देंगे तो हमारा आंसर जो आएगा वो आएगा 2 × 10⁻³ टेस्ला. यूनिट कन्वर्जन मत भूलना, 10⁻³ है टेस्ला. यूनिट कन्वर्जन मत भूलना. सेंटीमीटर मीटर में मत रख देना कोई भी लेंथ, हमेशा मीटर में रहेगी. और माइक्रो मिली जो भी होगा उसको आप चेंज करके सिंपल एक यूनिट में ले आना. स्टैंडर्ड यूनिट में होनी चाहिए सारी. डायरेक्शन अगर बात करेंगे, डायरेक्शन फील्ड की, तो किससे बताओगे? राइट हैंड थंब रूल से बता लोगे ना. तो हमारा पहला क्वेश्चन तो हो गया. पहला हमारा जो व्हाट इज द फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल, वो तो हमारा हो गया. तो ये हमारा पहला हमने सॉल्व कर दिया, उसका आंसर भी आ गया हमारा. अब हम बात करते हैं सेकंड वाले की, और सेकंड वाला करते हैं. सेकंड वाला क्या कह रहा है? सेकंड वाला क्वेश्चन कह रहा है मैग्नेटिक मोमेंट. मैग्नेटिक मोमेंट किसके बराबर होता है? स्मॉल m इक्वल टू NIA. होता है कि नहीं होता? बस सीधा निकाल डालो. एरिया क्या है? πr² से निकलेगा. और n क्या है? 100. I क्या है? 3.2 एम्पियर. तो बस हमारे पास बचा क्या? सिर्फ और सिर्फ हम वैल्यूज़ को पुट करना है. वैल्यूज़ को पुट कर दिया हमारा. जल्दी जल्दी करेंगे इस बार, आप लोग कैलकुलेशन करना है, बार बार मैं कैलकुलेशन नहीं करूँगा. इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है एम्पियर मीटर स्क्वायर. ठीक है. 10 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, 10 एम्पियर मीटर स्क्वायर.
ये मैग्नेटिक मोमेंट आ गया। ठीक, चलो अब हम थर्ड वाले की बात कर लेते हैं। अब थर्ड में थोड़ा सा दिमाग लगेगा, ये सब तो फॉर्मूला बेस्ड है। थर्ड में क्या लगना है, इनिशियली क्या कह रहा है, इनिशियल टॉर्क क्या होगा अगर हम इनिशियल टॉर्क की बात करें। इनिशियल यानी कि एंगल जो होगा, इनिशियल टॉर्क यानी कि एंगल इस समय क्या बन रहा है, 0 डिग्री का एंगल बन रहा है। साफ साफ क्वेश्चन में ही लिखा हुआ तुम्हारे, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा टॉर्क आएगा, ठीक है, यहाँ हम टी आई अगर उसको बोलते टी टॉर्क इनिशियल को टी आई बोलते हैं, तो जो हमारा टी आई आएगा ये क्या आएगा, एम बी साइन थीटा। यही तो था ना, मैग्नेटिक मोमेंट के टर्म्स में अगर लिखते रहते एम बी साइन थीटा, ठीक है, वेयर थीटा वाज द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक मोमेंट एंड दिस, क्या होता था। ओके, सो यहाँ पे क्या है, हमारा 0 डिग्री का एंगल बनना है। देखो साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है, साफ साफ लिखा हुआ है क्या, a uniform magnetic field of 2 Tesla is horizontal direction exists such that initially the axis of the coil से, है ना, क्या है, हॉरिजॉन्टल है यानी कि 0 डिग्री का एंगल बन रहा है। सो हमारा क्या हो गया यहाँ से, एम बी साइन 0 डिग्री हुआ कि नहीं हुआ, साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री यहाँ से हमको क्लियर हो गया। अब उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ये हो जाएगा हमारा पूरा का पूरा जीरो। इसमें तो कुछ बात ही नहीं करनी, इफ एंड बट है ही नहीं। इनिशियल टॉर्क तो हमारा जीरो हो गया। अब हम फाइनल टॉर्क की बात कर लें, फाइनल टॉर्क, या फिर उसको हम क्या टी एफ नाम दे देते हैं, टी फाइनल। ये कितना आएगा, अब यहाँ पे एम बी साइन 90 आ जाएगा, 90 डिग्री से रोटेट हुआ है, साफ साफ दिख रहा है तुमको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा वैल्यू, अभी हमने जो निकाला एम हमारा 10 आया है, मल्टीप्लाई बाय हमारा जो बी आया है दैट इज 2 इंटू 10⁻³ टेस्ला, ठीक है, वो रख दिया। और साइन की वैल्यू कितनी है, साइन जो है हमारा वो कितना है भाई, साइन 91 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन तो ऐसे ही सॉल्व हो गया, कुछ बचाएगा क्वेश्चन में, कुछ नहीं बचाएगा, ठीक। मैग्नेटिक फील्ड 2 टेस्ला की है, हाँ मैग्नेटिक फील्ड 2 टेस्ला की यहाँ पे रखी हुई है। इस चीज़ को हमको ध्यान देना है यहाँ पे, ऊपर वाली मैग्नेटिक फील्ड को नहीं यूज़ करेंगे हम, ये वाली मैग्नेटिक फील्ड नहीं यूज़ करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड अलग मैग्नेटिक फील्ड थी। हमको यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड हम यूज़ कर रहे हैं, हमको जिसकी वजह से टॉर्क आ रहा है उसको यूज़ करना है ना। यहाँ पे किसकी वजह से टॉर्क आ रहा है, 2 टेस्ला वाले की वजह से, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 सिंपली इंटू 1 साइन 90 की वजह से। क्या आंसर आ गया हमारा, 10, ठीक है, 10। यूनिट क्या होगी जल्दी से बता दो, न्यूटन मीटर, टॉर्क है न्यूटन मीटर, फोर्स होगा न्यूटन, ठीक है भाई। कहते हैं ना ट्रांसलेशनल मोशन में जो फोर्स होता है, रोटेशनल मोशन में वो क्या बन जाता है, टॉर्क बन जाता है कि नहीं, ठीक। रोटेशनल मैकेनिक्स में ये सारी चीज़ें थी, ठीक है। और जो भी रोटेशनल मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट यूज होंगे तुम लोग को हम बताते चलेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इज इट क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलो अब हम आ गए हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के क्वेश्चन में। व्हाट दिस क्वेश्चन इज आस्किंग is, it is saying that a rectangular coil of area 5 into 10 to the power minus 4 meters square and 60 turns is pivoted, इसको लगाया गया, जॉइंट किया गया अबाउट वन ऑफ इट्स वर्टिकल साइड्स, ठीक है, जैसा कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में होता है। द कॉइल इज इन अ रेडियल हॉरिजॉन्टल फील्ड, रेडियल हॉरिजॉन्टल फील्ड ऑफ 90 गॉस, गॉस है तो उसको हमको टेस्ला में कन्वर्ट करना होगा बाय मल्टीप्लाइंग इट विद 10⁻⁻⁴ से। रेडियल मीन्स दैट फील्ड लाइंस आर इन द प्लेन ऑफ अ कॉइल ऑफ फॉर एनी ओरिएंटेशन, मतलब ओरिएंटेशन कैसा भी हो जो फील्ड होगा वो कॉइल में ही होगा, ठीक है। व्हाट इज द टॉर्सनल कांस्टेंट ऑफ द हेयर स्प्रिंग, अच्छा टॉर्सनल कांस्टेंट ऑफ द हेयर स्प्रिंग, हेयर स्प्रिंग का टॉर्सनल कांस्टेंट क्या है, connected to the coil of, if connected to the coil if the current 0.2 milliampere, बहुत छोटा करंट है, produces an angular deflection of 18 डिग्री, बहुत ही छोटा करंट जो है। अच्छा एक बात मैं बता दूं, जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर होता है या फिर कोई भी गैल्वेनोमीटर होता है ना, उसमें थोड़ा सा ही करंट जाना चाहिए, अगर ज़्यादा करंट गया तो वो जल जाएगा, एक चीज़ हमेशा याद रखना, ठीक है। इसीलिए जो गैल्वेनोमीटर होता है ना लैब में बहुत ही ध्यान से यूज़ करना होता है, वरना अगर जला तो फाइन लग जाता है। चलो अब बात करते हैं अपने सॉल्यूशन की। तो यहाँ पे हमें पहले तो मैग्नेटिक फील्ड जो दी है उसको चेंज कर दे भाई, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड दी है, सॉल्यूशन की बात करते हैं। सॉल्यूशन जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड दी है उसको हम चेंज कर लेते हैं ना, गॉस में दी है 90 इंटू
10⁻⁴ ये टेस्ला में चेंज होगी। ठीक, उसके बाद करंट हमें कितनी दी है, करंट हमें दी है 0.2 मिलियन, 0.2 मिलियन इंटू 10⁻³ एम्पियर, जो भी कन्वर्ट हो गया। उसके बाद हमें क्या दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ, तो मीटर स्क्वायर में दिया था, हमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं। एरिया हमें जो दिया हुआ है मीटर स्क्वायर में ही दिया था, 5 इंटू कितना दिया, 5 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर पर स्क्वायर। ठीक, और एरिया ये दे दिया। तुम लोग लिखते चलना, तुम लोग मेरे देखते मत चलना केवल, पता चलो देखते चलो, नोट भी करते चलना पॉज करके, क्योंकि अगर नोट करते नहीं चलोगे तो सब छूट जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स कितना दिया है, 60 टर्न्स ना, तो कैपिटल एन कितना हो गया, 60। और जो है अल्फा एंगल, ट्विस्टिंग एंगल अल्फा कितना है, ये 18 डिग्री। इतनी चीज़ें हमें गिवन है। हमको टॉर्शनल कांस्टेंट निकालना है भाई। टॉर्शनल कांस्टेंट हमारा क्या होता था, टॉर्शनल कांस्टेंट हम वहाँ पे सी से देखे थे, जिससे भी देखे, मतलब टॉर्शनल कांस्टेंट हम जो भी था, याद नहीं आ रहा मुझे, तो देख लेना एक बार। टॉर्शनल कांस्टेंट, किसी देखो बुक में कभी कभी के लिखा होता है, कभी सी लिखा होता है, तो कुछ भी यूज़ होता है। हम लोग सी शायद यूज़ करते हैं, सी ही यूज़ करते हैं। ये जो हमारा सी है ये होता था NIA/अल्फा। ठीक है, मुझे याद है, तुम लोग को पता नहीं याद है कि नहीं। तुम लोग को नहीं याद है तो बहुत बुरी बात है, याद कर लो। तो हमारा जो टॉर्शनल कांस्टेंट सी हो जाता था वो किसके बराबर हो जाता था, 60 मल्टीप्लाई बाय एम्पियर में चेंज किया हुआ करंट। तुम लोग डाल लेना, उसमें वैल्यू रख देना, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। उसके बाद हमारा जो है वो है मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद हमारा क्या बचा, हमने एन रख दिया, आई रख दिया, ए एरिया अपॉन में अल्फा यानी कि 18। इन सब को रखने के बाद, कैलकुलेट करने के बाद, हमारा जो यूनिट भी सबके लिख लेना ताकि यूनिट पता चल जाए। हमारा जो कांस्टेंट आ रहा है वो आ रहा है 3 इंटू 10⁻⁻⁹, 3 इंटू 10⁻⁻⁹। इसकी यूनिट होगी न्यूटन मीटर पर डिग्री, न्यूटन मीटर पर डिग्री, पर डिग्री। कौन सा डिग्री, सेल्सियस फ़ारेनहाइट वाला नहीं डिग्री, एंगल वाला डिग्री। ठीक है, ओके, क्योंकि डिवाइड हो रहा है ना एंगल से, तो एंगल तो डिग्री में, तो पर डिग्री आएगा ना। तो 10⁻⁻⁹ इस ऑर्डर में है, तो इसको नोट कर लो। ये तो हमारा क्वेश्चन मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर से रिलेटेड। और भी क्वेश्चंस हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर से रिलेटेड, उसको करेंगे, और फिर उसके बाद हम कन्वर्जन के कुछ क्वेश्चंस करके इसकी समाप्ति कर देंगे। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखो बच्चों, बहुत जल्दी से इस क्वेश्चन को करेंगे। ये हमारे एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्या कह रहा है यहाँ पे। A moving coil galvanometer has the following particulars, values में particulars में values, क्या वैल्यू दी हुई है देखिए इसको। The following particulars, number of turns 24 and blah blah blah, is इतना ये सब कुछ दिया। पूछ क्या रहा है, इंडिकेट अ सिंपल वे, एक ऐसा तरीका बताओ, सिंपल वे टू इंक्रीज द करंट सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी को बढ़ाने का एक सिंपल तरीका बताओ ऑफ द मीटर बाय 25%। ठीक है, 25% से बताओ। अब यानी कि एक चीज़ ध्यान रखना कि जो एरिया है और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आसान चेंज करना उतना आसान नहीं है, तो कैसे करोगे, तो यही हमको दिमाग लगाना है इसमें। और इफ़ इन डूइंग सो, अगर हम ऐसा कर ले गए, द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल इंक्रीजेस टू 21 ओम, तो रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल जो है वो 21 ओम हो जाता है। तो क्या वोल्टेज सेंसिटिविटी जो मॉडिफाइड मीटर की है वो ग्रेटर है या लेस है देन द ओरिजिनल मीटर। तो ये सेंसिटिविटी का क्वेश्चन है पहली चीज़। चलो हम करंट सेंसिटिविटी के पहले बात करते हैं, आओ सॉल्यूशन में आते हैं सीधे। ठीक है, सबसे पहले हमारा दिमाग जाना चाहिए, सेंसिटिविटी की बात कर रहे हैं ना, और भैया करंट सेंसिटिविटी की बात करते हैं। करंट सेंसिटिविटी को इंक्रीज़ करना ना, करंट सेंसिटिविटी क्या होती है, हमारी करंट सेंसिटिविटी IS होती थी, वो किसके बराबर होती थी, वो होती थी अल्फा अपॉन में आई के। ठीक, होती थी, बिल्कुल होती थी। और ये किसके इक्वल है, हो जाएगी NBA अपॉन
के या फिर सी, हम सी यूज करे थे ना, सी के। बिल्कुल होगी कि नहीं होगी, सिंपल सी बात समझना, ये हमने ऑलरेडी किया हुआ है तो तुम लोग को पता है। तो ये बताओ, सिंस इट इज इजियर टू चेंज एन, नंबर ऑफ टर्न्स को चेंज करना ज़्यादा आसान है एज कम्पेयर टू उसका कांस्टेंट। ऑब्वियसली कांस्टेंट को चेंज करना मुश्किल हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स तो ज़्यादा कुछ चेंज करना आसान है, ठीक है। और एरिया को भी चेंज करना आसान नहीं है, ना ही मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करना आसान है, तो हम नंबर ऑफ टर्न्स को चेंज कर सकते हैं। सो द करंट सेंसिटिविटी है वो इंक्रीज हो सकती है बाय इंक्रीजिंग एन। देख रहे हो ना, करंट सेंसिटिविटी किस पे डिपेंड कर रही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस पे है, नंबर ऑफ टर्न्स पे भी है। तो नंबर ऑफ टर्न्स अगर हम बढ़ा देंगे तो हम सेंसिटिविटी को बढ़ा सकते हैं, ठीक है, समझ रहे हो ना, बढ़ा सकते हैं बिल्कुल। ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था और बहुत ही मतलब कॉमन सेंस वाला। सो इसको 25% इंक्रीज करने के लिए हमको क्या करना होगा, ये जो नंबर ऑफ टर्न्स है इसको 24 है ना यहाँ पे, 24 से हम इसको क्या कर देंगे 25% बढ़ा देंगे, यानी कि 25%, 24 का 25% कितना हो गया, 24 का 25% हो गया 6, ठीक है, 24 का 25% हो गया, हाँ 6 हो गया, ठीक है। फिर 50% हो जाएगा 12, 75% हो गया हमारा 18 और 100% हमारा 24, हाँ ठीक है। जो हमारा 24 का 25% कितना हो गया 6, तो हम 6 से बढ़ा दें यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स को 30 कर दें, ठीक है। सो यहाँ पे लिख देते टू इंक्रीज, हमने सिर्फ और सिर्फ कॉमन सेंस लगाया ना, अभी तक देखो फिजिक्स नहीं लगी, फिजिक्स हाँ फिजिक्स यहाँ पे लगी थी फॉर्मूले में, और फॉर्मूले में रटना है भाई, इसको बिल्कुल दिमाग में बैठाना था, याद करो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। तो टू इंक्रीज द सेंसिटिविटी, दांत वाली सेंसिटिविटी की बात नहीं कर रहे हम यहाँ पे, करंट सेंसिटिविटी की बात कर रहे हैं, बाय 25% we need to increase n by 6, ठीक है, n by 25%, सॉरी। तो n by 25% जब इंक्रीज होगा तो n कितना हो जाएगा, n डैश जो नया वाला n है, n डैश लिख लेंगे उसको, n डैश लिख लेंगे, n डैश कितना हो जाएगा 30, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो हमारी करंट सेंसिटिविटी 25 सेंटीमीटर से 25% से बढ़ गई, हो गया कि नहीं। चलो अब क्या कह रहा है, सेकंड नंबर क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन हमारा हो गया सॉल्व, बाय इंक्रीजिंग, आंसर में क्या लिखोगे, बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न्स बाय 6 बाय 25%, नया नंबर ऑफ टर्न्स 30 हो जाएगा, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है इफ इन डूइंग सो, अगर ऐसा कर लेगा तो रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल जो है वो इंक्रीज करते रहो आप, 21 ओम हो जा रही है, ठीक है, 21 ओम हो गई। और क्या वोल्टेज सेंसिटिविटी जो मॉडिफाइड मीटर की है वो ग्रेटर होगी या ओरिजिनल मीटर की ग्रेटर होगी, किसकी ग्रेटर होगी, ग्रेटर होगी या लेस होगी, हमें ये बताना है ना। इज द वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ द मॉडिफाइड मीटर, यानी कि जो मीटर को आपने मॉडिफाई कर दिया है एन इज इक्वल टू 30 पे, अब उसका जो सेंसिटिविटी है वो ग्रेटर होगा या फिर ज़्यादा होगा, वो कम होगा ओरिजिनल मीटर से, तो उसको भी देख लेते भाई। वोल्टेज सेंसिटिविटी हमारी क्या होती थी, जैसे ये हमारा ये था वोल्टेज सेंसिटिविटी हमारी, किससे हम वी एस से लिखते थे, वोल्टेज की सेंसिटिविटी किसके बराबर होती थी, ये होती थी अल्फा अपॉन वी के, भाई वो क्या होता है अल्फा अपॉन वी के बराबर होता था, कहाँ गया, अरे भाई वी, ठीक है। इसको हम और क्या लिख सकते हैं भाई, अल्फा की जगह हमने लिख दिया अल्फा, हमने जो जो डेरिवेशन में किया था वही भी चीज़ यहाँ पे भी करेंगे, आई इंटू आर ओम्स लॉ लगा दिया, अब अल्फा की जगह रख दो जरा एन बी ए अपॉन सी, आ जाएगा ना, एन बी ए आई एन आई ए बी अपॉन सी, एन आई ए बी आई से आई हो जाए कैंसिल, तो हमारा बचेगा एन बी ए अपॉन में कैपिटल सी और हमारा आर, तो यही बचेगा, ये हमने ऑलरेडी निकाला है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि सॉरी कैपिटल सी और जो आपका एरिया है और जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है वो दोनों ही केसेस में सेम है, ठीक है। तो हमको केवल और केवल क्या कंपेयर करना है, हमको केवल और केवल रेजिस्टेंस और नंबर ऑफ टर्न्स को हमने छेड़ा था, तो नंबर ऑफ टर्न्स का और रेजिस्टेंस का रेशियो कन्वर्ट करेंगे, कंपेयर करेंगे, ठीक। सो फॉर ओरिजिनल मीटर, फॉर ओरिजिनल ओरिजिनल मीटर, ठीक है। देखो सिंपल सी बात है, देखो कॉमन सेंस है भाई, ये जो रेशियो आपका बी ए और अपॉन सी, बी ए अपॉन सी का जो रेशियो है वो तो दोनों में ही कॉमन होगा, चाहे मॉडिफाई मीटर की बात करो चाहे ओरिजिनल मीटर की बात करो, ठीक। हमें क्या देखना है कि एन अपॉन आर का रेशियो किसका ज़्यादा है किसका कम है, ठीक है। सेंसिटिविटी जितना ज़्यादा उतना अच्छा,
तो आओ देखते हैं यहाँ पे, आओ। तो ओरिजिनल मीटर के केस में एन अपॉन आर का रेशियो कितना आ रहा है, देखो ओरिजिनल मीटर के केस में एन अपॉन आर का रेशियो आ रहा है, एन तो हमारा कितना था 25 था ना, नहीं 24 था, अपॉन आर, आर कितना है भाई, पहले जो आर कितना था हमारा ओरिजिनल में 24/14, ये कितना आएगा समथिंग करीब 1.7 के करीब आएगा, हाँ ठीक है। उसके बाद अब हम देखेंगे फॉर मॉडिफाइड, मॉडिफाइड के लिए मॉडिफाइड इसलिए आई होगी यहाँ पे, मॉडिफाइड के लिए देखें तो मॉडिफाइड मीटर के केस में जो एन डैश अपॉन आर होगा, डैश आर होगा, ये कितना आ रहा है भाई, ये आ जाएगा 30/21 हो गया ना अब रेजिस्टेंस, तो ये कितना आ गया, ये आ गया आपका 1.4, ठीक। बताओ क्या ज़्यादा है, ओरिजिनल मीटर वाला ज़्यादा है ना 10, क्या बोल सकते हैं हम, द मॉडिफाइड मीटर हैज़ लेस वोल्टेज सेंसिटिविटी दैन द ओरिजिनल मीटर, ठीक। सो बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स इट हैज़ गेन्ड इन द करंट सेंसिटिविटी, बट वो वोल्टेज सेंसिटिविटी को खो चुका है थोड़ी सी, कितना खो लिया है, माइनस कर लो ना 0.3 समथिंग, सेंसिटिविटी इतनी खो दिया, ठीक है। हो गया क्वेश्चन सॉल्व, हमको आंसर कंक्लूजन में यही लिखना है कि जो हमसे क्वेश्चन पूछा उसका आंसर लिखना है। बोर्ड में जब भी क्वेश्चन आएगा आप हमेशा आंसर वो लिखोगे जो क्वेश्चन में पूछा है, अपने से कुछ भी मत लिख के चले आना, क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से, क्या पूछा उसका आंसर लिख के आना, तभी मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। आई हैव ऑल्सो चेक द बोर्ड कॉपीज, सो मार्क्स तभी मिल पाएंगे बेटा, वरना तो ऐसे ही मतलब कुछ ना नंबर कट ही जाते हैं, आधे ही कटने वाले, क्यों आधा नंबर काटना है कि नहीं। सो बी वेयर एंड बी प्रिपेयर्ड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हेलो, देखो ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, a galvanometer with a coil of resistance 12 ohm show full scale deflection for a current of 25 milliampere, अच्छा ठीक है। हाउ विल यू कन्वर्ट द मीटर इनटू, अब ये कन्वर्जन का क्वेश्चन, a galvanometer with a coil of resistance, ध्यान देना रेजिस्टेंस का कॉइल कितना है, कॉइल का रेजिस्टेंस कितना है 12 ओम, shows a full scale deflection for a current of 25 मिली एम्पियर, 25 मिली एम्पियर के लिए पूरा डिफ्लेक्शन दिखा दे रहे हैं, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, तो आपको पता है मैक्सिमम डिफ्लेक्शन का करंट कौन सा है, ठीक है, ये हमें चाहिए था। हाउ विल कन्वर्ट एन मीटर इनटू एन एमीटर ऑफ रेंज 0 to 7.5 एम्पियर, एक एमीटर बनाना है इस गैल्वेनोमीटर को जिसका रेंज है 0 to 7.5 एम्पियर, और एक वोल्ट मीटर बनाना है जिसका रेंज है 0 से 10 वोल्ट, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, डिटरमाइन द नेट रेजिस्टेंस ऑफ द मीटर इन ईच केस, दोनों के ये नेट रेजिस्टेंस बताना है। when an ammeter is put in a circuit, जब एमीटर को एक सर्किट में रखा गया, does it read slightly less or more than the actual current in the original circuit? When a voltmeter is put across a part of a circuit, does it read slightly less or more than the original voltage drop? कुल मिला के हमको पुराने से कंपेयर करना है इसको, ठीक है, बेटर है कि नहीं बताना। तो पहली चीज़ फॉर द कन्वर्जन इनटू एमीटर, पहला हम कन्वर्ट करेंगे एमीटर में, ठीक है। तो हम पहला जो हमारा सॉल्यूशन है वो कुछ इस तरीके से रहेगा कि हमारा जो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है इसको हम आरजी बोलते थे, वो कितना है, वो 12 ओम है, ठीक, इतना हमें दिया हुआ है। अच्छा, करंट जो आईजी है ये कितना है 2.5 मिली एम्पियर, यानी कि इसको डायरेक्ट कन्वर्ट करते ना 0.0025 एम्पियर, ठीक है, आईजी करंट हो गया हमारा यहाँ, ठीक है। उसके बाद जो हमारा आई करंट होता है, आई करंट कितना है हमारा भाई 7.5 एम्पियर है ना, देखो ना मैक्सिमम रेंज कितना है, रेंज का मैक्सिमम करंट 7.5 एम्पियर, लिख दो यहाँ पे भाई, लिख दिया हमने। अच्छा, क्वेश्चन में हमारा 25 मिली एम्पियर दिया है ना, 25 मिली एम्पियर, तो हमने इसको सही कन्वर्ट किया ना 25 मिली एम्पियर, एक्चुअली में ये 2.5 होगा, ठीक है, ये 2.5, इसको करेक्ट कर लेना 2.5 होगा, तो हमारा अब ठीक है, हाँ अब ठीक है, अब ये ठीक है, ठीक है 2.5 मिली एम्पियर है। उसके बाद हमारा जो सब कुछ आ गया ना,
तो हम अपना रेजिस्टेंस निकाल लेंगे किसका, जो हमें सीरीज में लगाते हैं, RS। तो वो हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये होता था वहाँ पे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग IG अपॉन में I माइनस IG, ये ब्रैकेट में लगाएंगे, मल्टीप्लाई बाय होल पूरा का पूरा, नीचे से नहीं मल्टीप्लाई, पूरा का पूरा मल्टीप्लाई बाय, उसको ब्रैकेट में कर लेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। तो उल्टा सीधा तुम लोग ना लिख दो, भरोसा भी नहीं। चलो इसको मल्टीप्लाई बाय, क्या मल्टीप्लाई करेंगे इसमें हम, बचा हमारा RG, ठीक है। ये तो हमारा एक्सप्रेशन होता है इसका, तो RS हम निकाल लेंगे। तो काट पीट के सारी वैल्यू रख के हमारा जो RG आ रहा है वो आ रहा है 4 इंटू 10⁻³ 10⁻³ कितना आएगा, यूनिट क्या आएगा, ऑब्वियसली ओम आएगा ना भाई, ठीक है। सो हम क्या कह सकते हैं, बाय कनेक्टिंग अ शंट रेजिस्टेंस, ये हमने क्या निकाला है, शंट रेजिस्टेंस निकाला ना, शंट रेजिस्टेंस ऑफ 4 इंटू 10⁻³ ओम इन पैरेलल। क्या करते थे हम गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए, भाई आइडियल एमीटर का क्या होता था, रेजिस्टेंस बहुत कम होता था, तो हम इसीलिए तो पैरेलल में क्या लगा देते थे, शंट रेजिस्टेंस, ताकि वो छोटा सा जो रेजिस्टेंस है ना, उससे पूरी की पूरी करंट चली जाए। हमको शंट रेजिस्टेंस से निकालना था, ये हमने जो RS निकाला है ये शंट रेजिस्टेंस है हमारा, जो कि पैरेलल में हम लगाते हैं, ठीक है। करंट कहाँ जाना पसंद करती है, जहाँ पे रेजिस्टेंस कम होगा तो सारी की सारी करंट किसके पास चली जाएगी, शंट के पास, बाकी जितनी चाहिए होगी केवल वो उतने से जाएगी, ठीक है, RG से होते हुए। तो चलो यहाँ पे तो ये चीज़ होगी, तो हमको क्या मिल जाएगा, जब हम शंट रेजिस्टेंस इतने ओम का लगाएंगे तो हमको हमारा जो गैल्वेनोमीटर है वो कन्वर्ट हो जाएगा एमीटर में, जिसके की रेंज होगी 0 से लेके 7.5 एम्पियर तक, ठीक है। तो अब आप लोग समझ गए इस कैसे क्वेश्चन आते हैं, इसमें हम कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक, इज इट क्लियर। हाँ, अब हम बात करें अगर नेट रेजिस्टेंस की, यहाँ पे नेट रेजिस्टेंस पूछा गया ना, डिटरमाइन द नेट रेजिस्टेंस ऑफ द मीटर इन ईच केस, तो भाई नेट रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं, इतना चीज़ तो हमने निकाल लिया। तो नेट रेजिस्टेंस को आप समझ लो, डिनोट कर दो RA से, ठीक है, RA फॉर एग्जांपल नेट रेजिस्टेंस को आप RA से डिनोट कर दो। तो नेट रेजिस्टेंस कितने से दिया हुआ है, नेट रेजिस्टेंस हमारा क्या होगा, भाई पैरेलल लगा हुआ है ना, तो हम कैसे निकालते थे पैरेलल की वैल्यू, भाई R2 इंटू R1 अपॉन R1 प्लस R2, ये तो करते थे, ये R1 इंटू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, पैरेलल में जब लगा रहता तो नेट रेजिस्टेंस ऐसे ही निकालते थे। तो ये अगर हम इसको चलो पुराने तरीके से करते हैं, 1 अपॉन RA नेट रेजिस्टेंस, RN लिख सकते थे लेकिन RA लिख दे कोई दिक्कत नहीं, ये होगा हमारा 1/12 ओम प्लस 1 अपॉन कितना है भाई, 4 इंटू 10⁻³ ओम, 1 अपॉन कितना 4 इंटू 10⁻³ इतना। अब इसको भी सॉल्व करने के बाद जो हमारा नेट रेजिस्टेंस RA आता है, कैलकुलेशन बहुत तुम लोग अपनी तेज कर लो, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन आएगा। जो हमारा RA आता है वो आता है 4 इंटू अप्रॉक्सीमेटली आता है वही 4 इंटू 10⁻³ ओम, यानी कि देखो शंट रेजिस्टेंस इतना छोटा था कि पैरेलल में जब जोड़े तो रिजल्टेंट जो हमारा आना चाहिए था रेजिस्टेंस का, उसका भी जो हमारा वैल्यू है वो बहुत ही मतलब नेग्लिजिबल ही है, मतलब मान लो, ठीक है, कोई चेंज ही नहीं आया उसमें तो, ठीक। सो हम क्या कह सकते हैं, जब एमीटर इज पुट इन द सर्किट, व्हेन एन एमीटर इज पुट इन अ सर्किट, इट रीड्स स्लाइटली लेस देन द एक्चुअल करंट इन द ओरिजिनल सर्किट बिकॉज अ वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस, जो कि शंट रेजिस्टेंस है, इट इज इंट्रोड्यूस्ड इन द सर्किट। इस चीज को लिख लो, जो मैंने अभी बोला उसको रिवाइंड करके फिर से सुनो, मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, व्हेन एन एमीटर इज पुट इन अ सर्किट, it reads slightly less than the actual current in the original circuit because a very small resistance, that is shunt resistance, is introduced in the circuit, ठीक है, इसको नोट कर लो अच्छे से। चलो आओ अब हम करते हैं सेकंड वाला पार्ट। सेकंड वाला पार्ट में हमको वोल्ट मीटर से लड़ना पड़ेगा, तो वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए सारी वैल्यू हमें पता है, दोबारा से लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट फार्मूला पे आते हैं। वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है हमारा फार्मूला,
वो हमारा वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस एक्चुअली हाई होता है, आप जानते हो, तो हमको उसको सीरीज में करते हैं मतलब ऐड करते हैं ना सीरीज में रेजिस्टेंस को। तो यहाँ पे जो हमारा Rg होता है, Rg क्या दिया हो, 12 ओम ही दिया, वो तो चेंज होगा नहीं, ठीक है। और क्या दिया है, करंट Ig कितना दिया है, करंट Ig कितना, 0.0025 एम्पियर है ना। और अब यहाँ पे वोल्टेज कितना है, ठीक है, पोटेंशियल कितना है, पोटेंशियल हमारा है भाई, रेंज कितनी है, पोटेंशियल कितना चाहिए हमको, 0 से 10 वोल्ट चाहिए, तो हम मैक्सिमम वाला लेंगे 10 वोल्ट। सो यहाँ पे जो हमारा रेजिस्टेंस जो कि सीरीज में लगेगा वो किसके बराबर आ जाएगा, वो आ जाएगा V अपॉन, फॉर्मूला क्या होता था, V अपॉन आई जी माइनस आर जी होता था ये, ठीक है। नहीं क्लियर, एक बार फिर से प्रीवियस वीडियो जिसमें मैंने ये चीज़ बताया हुआ है उसको देख के आओ। सिंबल्स भले अलग हो सकते हैं बट कॉन्सेप्ट वही है, क्योंकि 3 बुक अगर हम 3 अलग अलग ऑथर्स की फॉलो कर रहे हैं तो तीनों में अलग अलग सिंबल यूज़ करते हैं, क्योंकि हर ऑथर अपनी बुक को थोड़ा यूनिक बनाना चाहता है, तो वो सिंबल यूनिक कर देता है, इस वजह से वो यूनिक बुक कहलाती है, बस और कुछ नहीं, ठीक। ये लिखने वाले के ऊपर है, कौन बुक लिख रहा है, उसका जो मन किया उसने वो सिंबल डाल दिया अपनी बुक में। अब हम जो बुक फॉलो कर रहे हैं उसमें इस तरीके का सिंबल है, हो सकता है जो आप बुक फॉलो करो उसमें कुछ अलग तरीके का सिंबल हो, ठीक। सो ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन था बेसिकली, ठीक है, और सीबीएसई में आ भी चुका है, बोर्ड में आ भी चुका है, ये एनसीईआरटी के बुक के पीछे का क्वेश्चन है और आ भी चुका है आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, हमारे ख्याल से 2005 के एग्जाम में आया था ये, ठीक है, सीबीएसई बोर्ड के 2005 के एग्जाम में आया था ये होगा। तो पुराने क्वेश्चन जितने करेंगे उतना अच्छा रहता है हमारे लिए, क्योंकि पुराने क्वेश्चन ना रिपीट हो जाते हैं, और रिपीट हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है सारा। खैर, जब हम इसमें सारी वैल्यूज़ को रख देंगे और सॉल्व करेंगे तो हमारा कुछ इस तरीके से वैल्यू होगी कि 10 अपॉन ये अगेन 0.0025 फिर माइनस क्या है 12 ओम, ठीक है। इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 4000, इसको कैलकुलेट करने के बाद माइनस 12, तो ये कितना आ रहा है 3988 इतना ओम, इतना ओम, यानी कि by connecting a resistance of इतना ओम 3988 ओम in series with the galvanometer, हम इसको किस में कन्वर्ट कर चुके होंगे, वोल्ट मीटर में, जिसका कि रेंज कितना होगा 0 to 10 वोल्ट। अब अगर आपसे पूछे रिजल्टेंट नेट रेजिस्टेंस कितना होगा, इसका जो आर ए निकल के आएगा कितना आएगा भाई, 4000 आएगा ना, टोटल पूरा कर देंगे तो सीरीज में है, सिर्फ ऐड कर देना है भाई, कितना आएगा ये आएगा 3988 जो ये रिजल्ट है, प्लस जो 12 ओम का रेजिस्टेंस है, इतना हो गया 4000, अभी हमने निकाला, ठीक है। इतना ओम हमारा इफेक्टिव रेजिस्टेंस है, नेट रेजिस्टेंस, इफेक्टिव रेजिस्टेंस, कुछ भी बोलो। अब क्योंकि वोल्ट मीटर ड्रॉ करता है बहुत ही स्मॉल करंट, भाई जितना ज़्यादा हाई रेजिस्टेंस है तो ऑब्वियसली करंट तो बहुत ही स्मॉल जाएगा ना उसमें, सो फॉर इट्स डिफ्लेक्शन सो इट रीड्स स्लाइटली लेस देन द ओरिजिनल वोल्टेज ड्रॉप, ठीक है। इसी वजह से ये स्लाइटली लेस देन द ओरिजिनल वोल्टेज ड्रॉप से इसकी जो रीडिंग आएगी वो स्लाइटली लेस देन द ओरिजिनल वोल्टेज ड्रॉप होगी। इज इट क्लियर? अब यहाँ पे रीडिंग की बात हो रही थी, ओरिजिनल से मतलब जो हमारा मीटर है उससे और उसमें मॉडिफाई में क्या अंतर आएगा, ठीक है। तो इस टॉपिक के अंदर में इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक। ये आपका सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन था, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, उसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो अगर पिछला क्वेश्चन कर लिया, पिछला क्वेश्चन एक बार फिर से दोबारा से कर लेंगे, पिछला क्वेश्चन अगर हो गया तो ये वाला क्वेश्चन देखते ही हो जाएगा। क्या कह रहा है, एन एमीटर ऑफ रेजिस्टेंस इतना ओम कैन मेजर अप टू 1 एम्पियर, ठीक है। What must be the shunt resistance to enable the emitter to measure the current up to 5 एम्पियर, तो कौन सा बताओ शंट रेजिस्टेंस क्या होगा जब ये इतना मेजर करेगा, और व्हाट इज द कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ द एमिटर एंड द शंट, ठीक है भाई। क्वेश्चन हम समझ गए, हम सॉल्यूशन पे आते डायरेक्ट। हाँ, तो जो गिवन एमीटर है इसको हम रिगार्ड मतलब कंसीडर कर सकते हैं, गैल्वेनोमीटर है ये, ठीक।
तो यहाँ पे हमारा IG कितना हो जाएगा, IG कितना है 1 एम्पियर है, तो IG हमारा 1 एम्पियर हो जाएगा। तो इसको हम कैलकुलोमीटर कंसिडर करें तो IG हमारा हो गया 1 एम्पियर। ठीक, क्वेश्चन में हर कुछ दिया रहता है, हमको केवल और केवल डिकोडिंग करनी होती है। क्वेश्चन इज अ कोड और हमको करना है डिकोड, कहते हैं ना साइफर डिसाइफर, वही वाली बात है। हाँ खैर RG यहाँ पे जो हमारा इसका रेजिस्टेंस है वो कितना दिया है 0.8 ओम, 0.80 क्यों रखे, 0.8 ओम लिखेंगे हम। और टोटल करंट इन द सर्किट कितना है भाई, टोटल करंट इन द सर्किट अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ क्या रेंज क्या दिखा रहा है 5 एम्पियर, तो हमारा आई जो है कितना हो गया 5 एम्पियर हो गया ना, 5 एम्पियर हो गया। ठीक है भाई, हम फॉर्मूला लगा देते हैं सीधा, डायरेक्ट हम फॉर्मूला लिखेंगे, कुछ और हम ये सब फालतू चीज़ नहीं लिखेंगे। तो हमारे जो शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू है किसके बराबर हो जाएगी, IG अपॉन I माइनस IG। तो IG कितना है, डायरेक्ट हम वैल्यू रखेंगे भाई 5 एम्पियर अपॉन में, बहुत जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। I माइनस IG होता था ना, तो 5 माइनस 1 हो जाएगा ना, 5 माइनस 1 दैट इज 4 एम्पियर। तुम लोग को एकदम याद एम्पियर हटा ही देना, 5/4 यहाँ से 5/4 आ गया। मल्टीप्लाई किससे करते थे हम, इसको ब्रैकेट में पूरा का पूरा मल्टीप्लाई होता था, ये नहीं कि नीचे का ही 4 ही मल्टीप्लाई होगा, ऐसा नहीं है, पूरा का पूरा मल्टीप्लाई होता था RG से, जो कि हमारा 0.8 है। क्या आ गया वैल्यू शंट रेजिस्टेंस की 5/4 इंटू 8 0.2, ये आ गया हमारा बहुत छोटा 0.20 ओम, 0.20 ओम, ये शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू। जानते हो शंट रेजिस्टेंस बहुत ही छोटा होता है। चलो ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे, क्या कह रहा है, व्हाट इज द कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ द एमीटर एंड द शंट। पैरेलल कनेक्ट है, निकाल लो पैरेलल, क्या आ जाएगा इसका, हम डायरेक्ट करें क्या, डायरेक्ट ही करते हैं भाई, ऐसे नहीं होगा। 0.8 इंटू 0.2 अपॉन में 0.8 प्लस 0.2। ठीक है, तो कितना आ गया ये 0.8 इंटू 0.2, ये आ गया 0.16 अपॉन में 1, कितना आ गया टोटल में 0.16 ही तो आया। 0.16 ohm is the effective resistance after after applying that what shunt resistance। ठीक है, तो इज इट क्लियर। तो भाई बस करते हैं हम, ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, खैर सारे क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करो, बाकी सारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करो, जितना प्रैक्टिस कर सकते हो उतना प्रैक्टिस करो। इसी के साथ हमारे इस चैप्टर की होती है एंडिंग। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर, जिसमें कि टॉपिक पढ़ेंगे, उसके साथ न्यूमेरिकल, साथ के साथ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए मैं वीडियो बना दूंगा, आप लोग उसको टाइमली देख लेना और नोट्स को अपने कंप्लीट कर लो। ठीक, तो जो हमारी पहला यूनिट यानी कि स्टार्टिंग के जो यूनिट्स हैं वो काफ़ी लेंदी हैं, इसलिए तुम लोग को लग रहा होगा कि काफ़ी स्लो चल रहा है सब कुछ। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, याद रखना इस चीज़ को। हम स्लो चलेंगे बट एक एक चीज़ बिल्कुल अच्छे से पढ़ते चलेंगे ना, और क्वेश्चन को साथ के साथ सॉल्व करते चलेंगे ना, ऐसा भागने से कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करते चलेंगे, हमारा सब कुछ होता जाएगा। होपफुली जब ये सब कुछ हो जाएगा तो मैं स्टार्टिंग के भी कुछ चैप्टर्स का न्यूमेरिकल सीरीज़ बना दूंगा। तो ये हमारी न्यूमेरिकल सीरीज़ का लास्ट पार्ट 6 था और लास्ट ही है, उसके बाद और कुछ न्यूमेरिकल्स में ऐसा टाइप बचा नहीं इसको करना चाहिए हमें। बाकी तो आपकी प्रैक्टिस के ऊपर, आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है आपके लिए। इज़ इट क्लियर बेटा। ओके, थैंक यू क्लास फॉर ज्वाइनिंग। अब हम नेक्स्ट वीडियो से मिलेंगे नए चैप्टर के साथ और नए कॉन्सेप्ट्स के साथ। इज इट क्लियर। ओके, अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है मैग्नेटिज्म। तो हम मैग्नेटिज्म के बारे में जानेंगे।